औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, जैसा कि हमें आज जो है चैप्टर एंड करना है, चैप्टर नंबर फोर्थ का लास्ट टॉपिक है ये न्यूक्लियस। आज हमने न्यूक्लियस को डिस्कस करना है। उम्मीद है कि बच्चों आप लोग घरों में अपने खैरियत से होंगे, आपकी छुट्टियां भी अच्छी गुजर रही होंगी। साथ साथ आप लोगों को एडवाइस भी ये है कि तैयारी अच्छी सी करें पेपर्स की, और जो आपको पढ़ाया जाता है उसको अच्छे से पढ़ा करें। बाकी आज हम न्यूक्लियस देखते हैं, इसके बाद हम यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक को भी देख लेंगे और चैप्टर को आज एंड करते हैं फोर्थ को। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। तो हमें पता है कि न्यूक्लियस इज़ ए प्रेजेंट जो है न्यूक्लियस जो है ये न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है ना जी। न्यूक्लियस जो है वो प्लांट सेल में और एनिमल सेल में डिफरेंट होता है। ठीक है जी, प्लांट सेल में और एनिमल सेल में डिफरेंट कैसे होता है कि इसकी नंबरिंग डिफरेंट होती है। अगर देखा जाए, अगर एक न्यूक्लियस पाया जाता है तो 1 के लिए हम हमेशा यूज़ करते हैं मोनो, तो हम 1 न्यूक्लियस वाले को बोलेंगे कि ये जो है मोनोन्यूक्लिएट है। क्या है जी? मोनोन्यूक्लिएट। अगर मिसाल के तौर पे 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं तो हम उसको बोलेंगे कि ये बाईन्यूक्लिएट है। ऐसे ही अगर इसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाएंगे तो उसको हम पॉलीन्यूक्लिएट, या 3 पाए जाएंगे तो उसको हम ट्राई न्यूक्लिएट बोलेंगे। अब जिसके बाद हम बात करें अगर इसके प्रॉपर एक जो है स्ट्रक्चर की, तो ऐसे हम एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। मतलब सेंट्रल पार्ट जो है उसे हम न्यूक्लियस के तौर पे लेते हैं। किन सेल में जी? एनिमल सेल में। अगर बात की जाए एनिमल सेल की तो हम लोग कहते हैं कि एनिमल सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस और इस आउटर पेरिफ्री का ये जो इलाका होता है इसको आप लोग बोलते हो साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हो जिसे? साइटोप्लाज्म। और ये जो आउटर मेम्ब्रेन होगी इसको आप लोग बोलोगे सेल मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द इन बिटवीन पार्ट ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान का इलाका साइटोप्लाज्म होता है। और इस पूरे के पूरे इलाके में क्या होती हैं? ऑर्गेनेलीज होती हैं। क्या होती हैं जी? डिफरेंट टाइप्स की ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं। अब उन ऑर्गेनेलीज में से जो सेंट्रल ऑर्गेनेली होती है एनिमल सेल में, उसको हम नाम देते हैं जी न्यूक्लियस का। लेकिन बच्चों यहाँ पे एनिमल सेल के साथ साथ हम दूसरा सेल भी ड्रा कर लेते हैं जिसको आप बोलते हो प्लांट सेल। क्या बोलते हो जी? प्लांट सेल। प्लांट सेल में सेंटर में पाया जाता है वैक्यूल। क्या पाया जाता है जी? वैक्यूल पाया जाता है। एंड वैक्यूल इज यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। सो न्यूक्लियस थोड़ा सा जो है इसके साइड पे मूव कर जाता है। मतलब न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट इन सेंट्रल एरिया इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में न्यूक्लियस सेंट्रल एरिया में प्रेजेंट नहीं होगा, बल्कि न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट पेरिफेरल पार्ट। ये थोड़ा सा पेरिफेरल पार्ट के साथ मौजूद होगा। पेरिफेरल पार्ट के साथ मौजूद होगा। कौन मौजूद होगा जी? न्यूक्लियस। अब इसकी रीज़न क्या है कि क्योंकि वैक्यूल जो प्लांट सेल का होता है ना बच्चों, वो होता है लार्ज, उसका साइज होता है बड़ा, जिसकी वजह से वो वैक्यूल इसको साइक्लोसिस के प्रोसेस की वजह से, किस प्रोसेस की वजह से? साइक्लोसिस के प्रोसेस की वजह से इस न्यूक्लियस को थोड़ा सा साइड पे धकेल देता है। तो ये तो बच्चों हो गया प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस, कि इनके न्यूक्लियस में क्या डिफरेंस है, ये क्यों एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। अब अगर हम बच्चों बात करें यहाँ पे कि एनिमल सेल, प्लांट सेल की आप लोगों को समझ आ गई। एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में न्यूक्लियस के कौन कौन से पार्ट हो सकते हैं? अब जो सबसे पहले जो न्यूक्लियस का जो दरमियान वाला एरिया है, ये दिस इज सेंट्रल पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। ये सेंट्रल पार्ट है न्यूक्लियस का। इसी तरह न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन है इसको आप लोगों ने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का नाम दिया। लेकिन बच्चों ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है
दिस इज अ डबल मेम्ब्रेन, डबल साइडेड मेम्ब्रेन। ये एक डबल साइडेड मेम्ब्रेन होती है। डबल साइडेड मेम्ब्रेन का मतलब ये है कि इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की फर्दर जो है एक होगी आउटर मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन होगी जी? आउटर मेम्ब्रेन, और एक होगी इनर मेम्ब्रेन। आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस की कितनी साइड्स होंगी जी? 2 साइड्स होंगी, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। अब जो इन दोनों मेम्ब्रेन्स में पोर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे सुराख पाए जाते हैं। अब इन पोर्स का वर्क क्या है? ये जो पोर्स होते हैं ना बच्चों, इन पोर्स को आप लोग नाम देते हो न्यूक्लियर पोर्स का। किसका नाम देते हो जी? न्यूक्लियर पोर्स का। अब ये न्यूक्लियर पोर्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या अब जब इसकी दोनों मेम्ब्रेन को हम शो कर देते हैं ना जी, दोनों मेम्ब्रेन को, आउटर को भी और इनर को भी, तो हम इसको एक और नाम दे सकते हैं। उसका नाम बनता है न्यूक्लियर इनवेलप। इसको हम किसका नाम देंगे जी? न्यूक्लियर इनवेलप का। न्यूक्लियर इनवेलप का मतलब ये बनता है कि वो जगह, वो सरफेस या वो मेम्ब्रेन जिसमें न्यूक्लियर पोर्स, छोटे छोटे सुराख पाए जाते हैं। अब इनके यहाँ पे होने की रीज़न क्या है? ये यहाँ पे क्यों है? इनकी रीज़न क्या है? इनकी रीज़न ये है बच्चों कि बाहर से जितना भी जो आउटर साइड का, आउटर एरिया का जितना भी मटेरियल आएगा, वो सारे का सारा मटेरियल, और जितना इस न्यूक्लियर की इनर साइड पे साइटोप्लाज्मिक जो मटेरियल होगा, कौन सा मटेरियल होगा जी? जो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल होगा, इस मटेरियल की आपस में डिफ्यूजन, इस मटेरियल की आपस में जो ट्रांसफरिंग का अमल होगा, या वो आउटर साइड से इनर साइड पे होगा या इनर साइड से आउटर साइड पे होगा, वो तमाम का तमाम जो काम होगा वो इन न्यूक्लियर पोर्स की मदद से ही होता है। इन्हीं न्यूक्लियर पोर्स की मदद से बाहर से जो है मटेरियल, जिस मटेरियल ने अंदर आना हो सेल में, वो जब एटीपी की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी यूनिट, एनर्जी करेंसी जिसे आप लोग बोलते हो, एटीपी, जब उसकी ज़रूरत पड़ती है तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की यूनिट, न्यूक्लियर पोर वो जो है मुख्तलिफ लिपिड्स की फॉर्म में, फैट्स की फॉर्म में, वो चंद एलिमेंट्स जो है वो अंदर वाली साइड पे आते हैं, और जब वो अंदर आ जाते हैं तो उनकी वजह से फिर एनर्जी उनसे अखज़ की जाती है, एनर्जी हासिल की जाती है इन दी फॉर्म ऑफ एटीपी, बिकॉज हम जानते हैं कि एटीपी इज़ अ एनर्जी करेंसी यूनिट। अब बच्चों इसके बाद अगर बात की जाए ना सेल डिवीजन की, कि न्यूक्लियस का सेल डिवीजन में क्या किरदार है, यहाँ पे सेकंड पॉइंट जो है वो है जी सेल डिवीजन का, कि न्यूक्लियस का सेल डिवीजन में क्या किरदार है। कि सेल, ये एक मिसाल के तौर पे सेल है, अगर ये डिवाइड करेगा तो इसमें न्यूक्लियस की क्या परफॉर्मेंस है, न्यूक्लियस इसमें कैसे हेल्प करेगा। तो बच्चों सबसे पहली बात ये है कि जब भी कोई सेल अपने आप को डिवाइड करता है ना, तो वो अपनी डिवीजन जो होती है वो हमेशा इस न्यूक्लियस से ही स्टार्ट करता है। समझ रहे हैं बात को, कि जब भी एक सेल डिवाइड करता है तो वो न्यूक्लियस से अपनी डिवीजन स्टार्ट करता है। अब इसके बाद बच्चों अगर बात की जाए ना सेल डिवीजन की, कि सेल ये पूरे का पूरा अपने आप को डिवाइड करेगा तो न्यूक्लियस से स्टार्ट होती है। तो वो जो बात याद रखिएगा कि बिफोर डिवाइडिंग स्टेज, यहाँ पे 2 स्टेजेस बनती हैं। एक को आप लोग बोलते हो बिफोर डिवाइडिंग स्टेज, डिवाइडिंग स्टेज से पहले, एंड सेकेंड होती है आफ्टर डिवाइडिंग स्टेज, और डिवाइडिंग स्टेज के बाद। अब डिवाइडिंग स्टेज से पहले ये है कि जब तक डिवीजन स्टार्ट नहीं होती ना जी, तो जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम का जो मटेरियल है वो इरेगुलर शेप में ऐसे प्रेजेंट होता है, और उस इरेगुलर शेप को आप लोग क्रोमोसोम के बजाय क्रोमैटिन बोलते हो। क्या बोलते हो जी? क्रोमैटिन मटेरियल, क्रोमैटिन मटेरियल। इसको क्रोमैटिन मटेरियल बच्चों इसलिए बोलते हैं क्योंकि क्रोमैटिन मटेरियल की डेफिनेशन ये है कि क्रोमैटिन मटेरियल इज अनकंडेंस्ड कंडीशन ऑफ क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम की अनकंडेंस्ड कंडीशन है जिसमें क्रोमोसोम जो है बिखरे हुए दागों की सूरत में पाए जाते हैं, जिनकी कोई रेगुलर शेप नहीं होती। उसको हम क्या बोलते हैं जी? अनकंडेंस्ड फॉर्म। अब बच्चों जैसे ही न्यूक्लियस से डिवीजन स्टार्ट होती है तो न्यूक्लियस से जो फर्स्ट मरहले में जो प्रोसेस होता है स्टार्ट, वो होता है
स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन। जैसे ही स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन कंप्लीट होती है ना बच्चों, तो ये फॉर्मेशन कंप्लीट होने के बाद अचानक से ये न्यूक्लियर जो मटेरियल, जिसे आप क्रोमैटिन मटेरियल का नाम दे रहे हो, ये अपनी प्रॉपर शेप में आ जाता है और एक प्रॉपर जो है वो शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिसको आप फिर क्रोमोसोम का नाम देते हो। मतलब हम कह सकते हैं कि द कंडेंस्ड पार्ट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल इज नाउन एज क्रोमोसोम। के क्रोमैटिन मटेरियल का जो सख्त वाला हिस्सा बनेगा उसे क्या बोलेंगे हम? क्रोमोसोम बोलेंगे। कि मतलब जब वो एक प्रॉपर शेप में आ जाएंगे। अब बच्चों क्रोमोसोम की अगर बात कर ली जाए ना, तो क्रोमोसोम जो है वो सबसे पहले तो ये है, चलें इसे रेज कर लेते हैं हम। अगर क्रोमोसोम की बात की जाए, तो जो क्रोमोसोम में जो फर्स्ट बात आती है वो ये है कि एक तो क्रोमोसोम जो होता है उसको सेंट्रल पार्ट से या सेंट्रल पोजीशन से जिस ने कंट्रोल किया होता है उसको आप लोग बोलते हो सेंट्रोमियर। क्या बोलते हो जी? सेंट्रोमियर। इसके बाद बच्चों आप देख रहे हो कि हर क्रोमोसोम के पास ना, अगर ये क्रोमोसोम है तो इसके 2 क्रोमेटिड्स हैं। ईच क्रोमोसोम हैज 2 क्रोमेटिड्स। इसके 2 क्रोमेटिड्स होते हैं जिसको आप लोग बोलते हो सिस्टर क्रोमेटिड्स। जिसको आप लोग क्या बोलते हो कि ये आपस में क्या होते हैं जी? सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाते हैं। ईच क्रोमोसोम हैज 2 क्रोमेटिड्स नाउन एज सिस्टर क्रोमेटिड्स। और बच्चों इसको आप लोग, इन्हीं क्रोमेटिड्स को आप लोग जो है वो क्रोमोसोम के आर्म्स भी बोल सकते हो कि ये क्रोमोसोम के बाजू हैं। ठीक है। अब बच्चों अगर बात की जाए कि क्रोमोसोम के इस स्ट्रक्चर की कंपोजिशन क्या है, कि ये किस किस चीज से मिलकर बना होता है, तो हमें पता चलता है कि ईच क्रोमोसोम इज कंपोज्ड ऑफ 2 फैक्टर्स। ये 2 फैक्टर 2 वामिल से मिलकर बनता है। फर्स्ट को आप लोग बोलते हो डीएनए। ईच क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम है, इज कंपोज्ड ऑफ 2 मटेरियल या 2 फैक्टर डीएनए। एंड सेकंड को आप लोग बोलते हो हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। अब बच्चों यहाँ पे जो हिस्टोन प्रोटीन है ये एक टाइप की नहीं होती, बल्कि इनकी टाइप होती है H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। ये इसकी टाइप होती है H2B, H1, H3A, H3B, H3 एंड H4। अब ये बच्चों डिपेंड करता है कि सेल कौन सा है। अब जो सेल होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन यूज होती है। लेकिन बच्चों बात बताने की ये है कि डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन इज कंपोज टू फॉर्म अ क्रोमोसोम। ये दोनों मिलकर क्रोमोसोम बनाती है। अब यहाँ पे जो भी प्रोटीन यूज होगी वो प्रोटीन सोलिनाइड की फॉर्म में पाई जाती है। सोलिनाइड कहते हैं ऐसे सिलेंड्रिकल जो होती है ना, मुख्तलिफ शेप्स होती हैं इरेगुलर टाइप की, उनकी फॉर्म में जो है ये सोलिनाइड की फॉर्म में ये हिस्टोन प्रोटीन्स पाई जाती हैं। अब ये सारी की सारी H1 भी हो सकती हैं, ये सारी की सारी H2A भी हो सकती हैं, ये सारी की सारी H2B भी हो सकती हैं, लेकिन दे कैन बी मिक्सचर ऑफ H1, H2A एंड H2B। इन तीनों का मिक्सचर भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है बहरहाल। इसके बाद जो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है, हमने ये पढ़ा है बच्चों कि डीएनए जो है वो ऐसे जो है डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल ऐसे ही है ना जी। अब ये डबल स्ट्रैंडेड जो है इस हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर से अपनी रिशफलिंग ऐसे करता है। ठीक है, ये ऐसे अपनी रिशफलिंग करेगा इसके ऊपर से ऐसे। अब जो यहाँ पे जब ये रिशफलिंग कर लेता है तो इसके बाद अभी क्रोमोसोम मुकम्मल नहीं बने हैं। इस स्टेज को आप लोग इसकी स्टेज बोलते हो न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हो जी? न्यूक्लियोसोम। कि व्हेन नंबर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स एंड डीएनए कंबाइन विद ईच अदर, ये एक दूसरे से मिलते हैं। हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए अपने आप को ऐसे रिशफल करते हैं, तो इस स्ट्रक्चर को आप लोग न्यूक्लियोसोम बोलते हो। क्या बोलते हो? न्यूक्लियोसोम। और वो जो न्यूक्लियोसोम ये जो न्यूक्लियोसोम है ये अनकंडेंस्ड फॉर्म होती है, ये एक नामुकम्मल हालत होती है क्रोमोसोम की। इस कंडीशन के बनने के बाद लास्ट में जाके जो है फिर वो
क्रोमोसोम की मुकम्मल शेप बनती है और वो एक प्रॉपर क्रोमोसोम की शक्ल में अपने आप को क्या कर लेते हैं जी, चेंज कर लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पे एक और बात मैं करने लगा हूँ कि इसी स्ट्रक्चर को ज़रा दोबारा से ड्रा करते हैं कि ये अगर एक न्यूक्लियस था सेंटर में, तो बच्चों न्यूक्लियस के साथ एक बात काबिल गौर है कि न्यूक्लियस के साथ एक डार्कली स्टेन्ड एरिया होता है। कौन सा एरिया होता है जी? डार्कली स्टेन्ड एरिया होता है जिसको ब्लैक कलर ने या ब्लैक शुआओं ने या ब्लैक जो एरिया होता है डार्कली स्टेन्ड एरिया, इसको हम बोलते हैं डार्कली स्टेन्ड एरिया। इस डार्कली स्टेन्ड एरिया को जो न्यूक्लियस के साथ होता है बच्चों, ये एक भी हो सकता है, ये दो भी हो सकते हैं और ये तीन भी हो सकते हैं। ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ सेल, ये सेल की कंडीशन पे डिपेंड करता है। अब इस डार्कली स्टेन्ड एरिया को आप लोग न्यूक्लियोलस बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। इस डार्कली स्टेन्ड एरिया क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। एंड दैट न्यूक्लियोलस आर प्रेजेंट इन ओनली वन नंबरिंग, एक भी हो सकते हैं, एंड दे कैन आल्सो बी प्रेजेंट इन मैनी नंबरिंग, ये काफ़ी तादाद में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि उस सेल की कंडीशन कैसी है, उस सेल की हालत कैसी है। ठीक है जी। अब बच्चों लेकिन उससे बाद वो ये कहता है कि इस न्यूक्लियोलस के दो पार्ट होते हैं। एक इस न्यूक्लियोलस का, मिसाल के तौर पे इस न्यूक्लियोलस को हम अलग से ऐसे ड्रा कर लेते हैं। एक तो बच्चों इस न्यूक्लियोलस का जो पार्ट होगा वो इसका पार्ट होगा जो सेंट्रल वाला पार्ट होगा। कौन सा पार्ट होगा जी? सेंट्रल वाला पार्ट होगा। लेकिन एक इसके ये जो किनारों वाला हिस्सा होता है इसको आप लोग बोलते हो कि ये न्यूक्लियोलस का पेरिफेरल पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है जी? पेरिफेरल पार्ट। और हमेशा याद रखिएगा कि न्यूक्लियोलस का जो सेंट्रल पार्ट होता है दैट इज डार्कली स्टेन्ड, ये डार्कली स्टेन्ड होता है। इस एरिया में किसी भी किस्म का कोई फैक्टर नजर नहीं आने के चांसेस नहीं होते। लेकिन दैट इज अ ब्राइटर पार्ट ऑफ न्यूक्लियोलस, पेरिफेरल पार्ट इज अ ब्राइटर पार्ट ऑफ न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस का ब्राइटर पार्ट होता है। क्यों? ये एक तो साइडों पे मौजूद होता है और साइडों पे ये डार्कली स्टेन्ड के बजाय ब्राइटली स्टेन्ड एरिया होता है। सो न्यूक्लियोलस हैज टू पार्ट, सेंट्रल पार्ट इज डार्कली स्टेन्ड पार्ट एंड पेरिफेरल पार्ट इज अ ब्राइटली स्टेन्ड पार्ट ऑफ न्यूक्लियोलस। तो ये न्यूक्लियस के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा है। इसके बाद बच्चों जो हमने पढ़ना है वो है जी क्रोमोसोम के बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ। और इसके बाद बच्चों आपकी बुक में ये लिखा हुआ है कि क्रोमोसोम जो है वो मुख्तलिफ जानदारों में ना उनकी तादाद मुख्तलिफ होती है। लाइक अगर ह्यूमंस की बात की जाए तो ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। मतलब ह्यूमंस के 46 क्रोमोसोम के 23 पेयर्स बनेंगे, मतलब 23 जोड़े क्रोमोसोम के। बच्चों याद रखिएगा कि ईच क्रोमोसोम विच इज अदर देन सेक्स क्रोमोसोम, जो सेक्स क्रोमोसोम के अलावा होता है उसको हम ऑटोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? ऑटोसोम। ऑटोसोम के हमारे अंदर 22 जोड़े हैं। कितने जोड़े हैं जी? 22 जोड़े, 22 पेयर्स। और ये 22 पेयर्स बच्चों जाके बनते हैं 44। मतलब 44 की तादाद में हमारे अंदर ऑटोसोम है जो सेक्स में, सेक्स डिटर्मिनेशन में या सेक्स के किसी भी काम में हिस्सा नहीं लेते। जो 23rd वाला क्रोमोसोम है इसको हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, जिसको हम जाहिर करते हैं कि ये मेल में जो है ये XY होता है और फीमेल में ये XX होता है। समझा गई बात की? दिस 23rd पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, ये 23rd नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज सेक्स क्रोमोसोम, पेयर ऑफ क्रोमोसोम, 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम, and all 22 pairs of chromosome are known as autosome because they cannot or they are not involved in any type of sex determination। ये किसी भी सेक्स डिटर्मिनेशन में इन्वॉल्व नहीं होते, इसलिए इनको हम ऑटोसोम का नाम देते हैं। बाकी 23rd पेयर को हम सेक्स क्रोमोसोम का नाम देते हैं। इसके अलावा बच्चों अगर बात की जाए चिंपैंजी की, बंदर की एक टाइप चिंपैंजी, तो उसमें 48 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ऐसे ही माइस की बात की जाए उसमें 40 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। कॉर्न की बात की जाए उसमें 28 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इस तरह के मुख्तलिफ जानदारों की जो है वो तादाद क्रोमोसोम की आपकी बुक में लिखी हुई है, वो भी आपने याद करनी है। लास्ट में जो लास्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास बचता है वो है जी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के दरमियान डिफरेंस का, ज़रा वो देख लेते हैं जल्दी से।
प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होती है? तो बच्चों सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, एंड सेकंड में हम लोग देख लेते हैं यूकैरियोटिक सेल। प्रीवियस क्लासेस में जब हमारी रेगुलर क्लासेस हो रही थी तो तभी मैंने आपको इनका काफ़ी मरतबा बताया है, लेकिन एक दफ़ा फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रोकैरियोटिक सेल देखिए बच्चों, दो अल्फाज से मिलकर बनता है, प्रो एंड कैरियस। प्रो का मतलब होता है बिफोर, क्या मतलब होता है जी? बिफोर। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। एंड यहां पे अगर बात की जाए तो यू का मतलब होता है ट्रू, एंड कैरियो का मतलब अगेन क्या होता है जी? न्यूक्लियस। तो हम लोग कह सकते हैं कि वो जानदार या वो सेल जिनमें वाज़ेहा न्यूक्लियस पाया जाएगा, ट्रू न्यूक्लियस मतलब जिनमें वाज़ेहा न्यूक्लियस, ट्रू को हम एक और वर्ड भी दे सकते हैं कि वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाएगा, तो उनको हम बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल। और जिनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा उनको हम लोग बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। अब जो यहाँ पे वेल डिफाइंड और अनडिफाइंड का मतलब क्या है? वेल डिफाइंड और अनडिफाइंड का मतलब क्या है? वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि जिसके अंदर वाज़ेहा न्यूक्लियस होगा उसकी बाकायदा एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी, मतलब उसकी आउटर मेम्ब्रेन भी होगी। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो उसमें न्यूक्लियर पोर्स भी होंगे। अगर न्यूक्लियर पोर्स हैं तो न्यूक्लियर पोर्स के अंदर वाला इलाका जो है न्यूक्लियोलस भी उसमें वाज़ेहा होगा। जिसके पास वाज़ेहा न्यूक्लियस होगा उसकी वाज़ेहा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी, उसके पास वाज़ेहा न्यूक्लियर पोर्स भी होंगे, उसका वाज़ेहा न्यूक्लियोलस भी होगा। ठीक है, उसके अंदर वाज़ेहा जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म भी होगा। अब न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म के अंदर जो न्यूक्लियस का पार्ट होता है, न्यूक्लियस का जो हिस्सा होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। जिसके अंदर वाज़ेहा न्यूक्लियस है उसके अंदर ये चारों जो हैं इसकी जो एलिमेंट्स हैं, इसके जो पार्ट्स हैं, ये वाज़ेहा तौर पर मौजूद होंगे। लेकिन बच्चों जिसके पास वाज़ेहा न्यूक्लियस नहीं है तो उसके अंदर ये तमाम के तमाम जो पार्ट्स हैं ये बिखरे हुए होते हैं। तो हम एक एक करके देख लेते हैं। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी, इसकी कोई बाउंड्री नहीं होगी, प्रोकैरियोटिक सेल में इसकी कोई बाउंड्री नहीं होगी। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कोई बाउंड्री नहीं है तो न्यूक्लियर पोर्स भी एब्सेंट। थर्ड नंबर पे देख लेते हैं न्यूक्लियोलस, अंदर का डार्कली स्टेन्ड एरिया भी एब्सेंट। और फोर्थ नंबर पे न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, लेकिन ये जो है स्कैटर्ड होगा। क्या होगा जी? स्कैटर्ड होगा, बिखरा हुआ होगा। मिसाल के तौर पे अगर एक बेजवी टाइप का आप जो है वो स्ट्रक्चर ड्रा करते हो एक जो है प्रोकैरियोटिक सेल का, तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो है एक जो हिस्सा होगा वो प्लाज्मिड का होगा और एक हिस्से में जो है इसका साइटोसोल होगा, और इसके जो न्यूक्लियर मटेरियल है जिसे आप लोग नाम देते हो क्रोमैटिन मटेरियल का, वो भी ऐसे बिखरा हुआ होगा। क्योंकि बच्चों न्यूक्लियोलस डार्कली स्टेन्ड एरिया भी है, तो डार्कली स्टेन्ड एरिया की भी कोई बाउंड्री नहीं होगी, वो भी बिखरा हुआ होगा। और वो बच्चों साइक्लोसिस की, साइटोप्लाज्म की मूवमेंट की वजह से वो भी अपनी जगह क्या करता रहेगा जी? चेंज करता रहेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए डीएनए की, तो इसके अंदर जो मौजूद डीएनए होगा वो भी बिखरा हुआ होगा। वो भी प्रॉपर डीएनए की फॉर्म में नहीं होगा, बल्कि वो डिफरेंट जो है हेरिडाइट्री मटेरियल की फॉर्म में जो है वो क्या होगा जी? बिखरा हुआ होगा। तो ये न्यूक्लियस की प्रेजेंस या न्यूक्लियस की एब्सेंस जो है वो डिफरेंशिएट करती है कि कौन सा सेल प्रोकैरियोटिक है और कौन सा सेल यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक सेल हैज़ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड प्रोकैरियोटिक सेल हैज़ नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। सो बच्चों आज का हमारा ये टॉपिक था, चैप्टर हमारा होता है एंड। इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। आप लोगों ने अच्छे से तैयारी करनी है और जो आप लोगों की क्वेश्चन होगी इंशाल्लाह ताला मैं जवाब भी दूंगा। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। उम्मीद है आपको समझ आई होगी सारी बातों की। अगर कोई बात स्किप हो जाती है तो वो आप नेक्स्ट लेक्चर में मुझे याद करवा दिया करें ताकि हम उसको रिपीट कर सकें। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।